अच्छा, उसके बाद आपके पास जो उससे अगली चीज़ है दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। याद रखो कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि ये ब्लॉक जो है वो बेसिकली प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोसेस की तमाम इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से प्रोसेस स्मूथ एग्जीक्यूट हो सके, वो तमाम इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में है। पहला प्रोसेस की स्टेट, फिर उसका काउंटर, फिर उसकी जो है वो उसके रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन, कौन से रजिस्टर्स यूज़ करता है, ठीक है, उनमें क्या कंटेंट्स होने चाहिए, फिर उसकी शेड्यूलिंग की इंफॉर्मेशन, कौन सी शेड्यूलिंग टेक्निक को यूज़ करता है, फिर उसकी मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन। अगेन एक एग्जांपल से समझाती हूँ मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। आप सपोज कर लें कि आपके पास मेमोरी जो है वो उसका साइज़ है 200 MB, ठीक है, और जो प्रोग्राम है उसका साइज़ है, सपोज कर लेते हैं कि हमने 4 प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है, और 4 प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए और चारों प्रोग्राम्स के जो साइजेस हैं वो मिला के 500 MB है, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। अगेन मेमोरी मैनेजमेंट भी डिटेल में हमने पढ़ना है, लेकिन अभी क्योंकि ये वर्ड आया है तो आपको इतनी बात समझ में आ जाए कि ये हो सकता है कि प्रोग्राम का साइज़ छोटा, प्रोग्राम्स नंबर ऑफ प्रोग्राम ज़्यादा हो, मेमोरी का साइज़ छोटा हो, तो उसने किस प्रोग्राम को पहले मेमोरी में लोड करना है, ठीक है, और कौन से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड बाद में करना है, ठीक है। या अगर एक ही प्रोग्राम है और उसका साइज़ मेमोरी के साइज़ से जो है वो बड़ा है, तो फिर उस प्रोग्राम को किस तरीके से ऐसे डिवाइड करना है कि वो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स को सेपरेट करे और फिर उसके बाद यानी उनके पेजेस बना ले, पेजिंग कर ले या सेगमेंटेशन कर ले, और फिर उस प्रोग्राम को बारी बारी उसके पार्ट्स जो हैं वो मेमोरी में लोड करे और उसे एग्जीक्यूट करे। अगर हम पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें ना, तो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मतलब ऑब्वियसली मेमोरी कम होती थी, और अगर प्रोग्राम का साइज़ बड़ा होता था तो क्रैश कर जाता था। अगर आप आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट की ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि प्रोग्राम का साइज़ अगर बड़ा हो तो भी आपका सिस्टम क्रैश नहीं होता या आपका सिस्टम बंद नहीं हो जाता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे बड़ी एफिशिएंटली मैनेज करता है कि मेमोरी को जो है वो यानी प्रोग्राम को जो है वो पैरेलल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर दे, या उनके पेजेस बना ले, या उनकी सेगमेंटेशन कर ले, या कुछ भी ऐसा करके वो जो है आपके जो प्रोसेस है उसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली सीपीयू, कितना सीपीयू यूज़ हो रहा है, क्लॉक टाइम इलैप्स्ड सिंस स्टार्ट, टाइम लिमिट्स। आप अगर इसकी इंफॉर्मेशन भी, अगर आपने कभी टास्क मैनेजर यूज़ किया हो, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपका कोई सिस्टम कोई प्रोग्राम जो है वो हॉल्ट हो जाए तो आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करते हैं, ठीक है, और आपके पास टास्क मैनेजर आ जाता है। आप टास्क मैनेजर अगर देखें तो आप देखेंगे कि तमाम प्रोसेसेस की जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है कि वो कितनी मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास उस टास्क मैनेजर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। वो बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है किसी प्रोसेस की। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव होती है। फिर उसके बाद आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग होती है कि वो डिसाइड, मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अगेन डिफरेंट तरीके से आईओ डिवाइसेस एलोकेट होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले उसे जितनी आईओ डिवाइसेस रिक्वायर्ड थी वो सब की सब जो हैं उसे एलोकेट हो जाएं। उस सूरत में कोई दूसरा प्रोसेस उन आईओ डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर एक प्रोसेस को आईओ डिवाइस एलोकेट हो गई है, ठीक है, तो फिर उस प्रोसेस से वो आईओ डिवाइस वापस भी लेनी है, ठीक है। तो ये इसकी मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होगी कि कौन कौन सी आईओ डिवाइसेस किसी प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो उस प्रोसेस ने ओपन की हैं। आपको ये भी एग्जांपल से समझाती हूँ क्यों ज़रूरी है। आप जैसे यूनिवर्सिटी में अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो कि मल्टीमीडिया लिया हो आपने, ठीक है, इट्स अ रिसोर्स, आपको ज़रूरत पड़ती है, आप ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर जो जो बंदा आपको मल्टीमीडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, अगर वो ये इन्फॉर्मेशन ना रखे कि कौन सी क्लास के सीआर ने मुझसे मल्टीमीडिया लिया था, तो फिर
मल्टीमीडिया सेकंड टाइम में अवेलेबल ही नहीं होगा किसी दूसरे को, ठीक है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन रखता है कि ये रिसोर्स जो है वो इसको मिली थी, ठीक है, और इसने इस टाइम के बाद मुझे वापस करनी है। और फिर जैसे वो एलोकेट करता है वो वापस डी एलोकेट भी करता है ताकि वो रिसोर्स अवेलेबल हो किसी दूसरे के लिए, ठीक है। तो इसलिए उन रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन या उन डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन रखना ज़रूरी है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर हम लिनक्स में लिनक्स की बात करें तो लिनक्स के अंदर आपके प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है, यानी ये इसका बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें बच्चे 1 मिनट वेट करना, 1 सेकेंड, क्लास स्टार्ट होगी इफ्रा की। सॉरी बच्चों, एक्चुअली आज मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी क्लास है तो वो इस वजह से थोड़ा। अच्छा, अब अगर आप लिनक्स में देखें सबसे पहले प्रोसेस की आईडी देखो, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होगा ना, ठीक है, आपको ये बात पता है, मतलब वैसे भी ना दुनिया का निज़ाम है, हर चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई आइडेंटिफायर दिया जाता है। आपकी क्लास में तमाम स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनके रोल नंबर्स हैं, आपके घर में तमाम लोगों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनके नाम हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह जो भी चीज़, यानी जिसको भी आप जब यूज़ करने लगते हो तो फिर उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा जो प्रोसेस आइडेंटिफायर है। फिर उसके बाद उसकी स्टेट कि प्रोसेस की करंट स्टेट क्या है, जैसे कि आपको बताया कि 5 स्टेट्स हो सकती हैं, उनमें से कोई एक स्टेट प्रोसेस की होगी। फिर उसके बाद उसका शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए उसने एक अनसाइंड इंटीजर टाइप का वेरिएबल रख लिया है जिसका नाम उसने टाइम स्लाइस दे दिया है, ठीक है। बट बेसिकली इसके अंदर शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म की शेड्यूलिंग कर रहा है या उसने इस प्रोसेस को कैसे शेड्यूल करना है। फिर प्रोसेस का पेरेंट कौन है, ठीक है, ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर इस प्रोसेस के चिल्ड्रन कौन से हैं, ये भी स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल होगा क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट की मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा बच्चों, ये दोबारा डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक ये वाली स्लाइड ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये बेसिकली स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है क्योंकि पेरेंट की डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है। फिर उसके बाद चिल्ड्रन की डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसकी आईडी होगी, उसका आगे टाइप होगी और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद जो फाइल्स वो ओपन करता है उसकी इंफॉर्मेशन, फिर उसके अलावा जो एड्रेस स्पेस वो यूज़ करता है यानी मेमोरी मैनेजमेंट करता है उसकी इंफॉर्मेशन। तो ये वो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन लिनक्स की है, ठीक है, यानी कि सॉरी, जो प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन है वो लिनक्स की है, ठीक है। इसी तरह आप प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो, यानी किसी भी प्रोसेस का या कंट्रोल ब्लॉक जो है वो आप सी में भी डिफाइन कर सकते, अपने प्रोसेसेस का कंट्रोल ब्लॉक सी में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात करें तो प्रोसेस शेड्यूलिंग बेसिकली प्रोसेस शेड्यूलर सेलेक्ट्स अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस फॉर द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑन सीपीयू कोर। इसका गोल क्या होता है कि सीपीयू मैक्सिमम सीपीयू यूज़ हो,
ठीक है, और मल्टीपल प्रोसेसेस के दरमियान क्विकली स्विचिंग हो, ठीक है। मेंटेन शेड्यूलिंग क्यूज, इसके अंदर दो शेड्यूलिंग क्यूज यूज होते हैं, एक आपके पास रेडी क्यू है और दूसरा वेट क्यू है, ठीक है। वो तमाम प्रोसेसेस जो मेन मेमोरी में रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है, रेडी हैं और वेट कर रहे हैं कि उन्होंने एग्जीक्यूट होना है, वो सारे के सारे रेडी क्यू के अंदर होते हैं। और वो तमाम प्रोसेसेस जो किसी आईओ का वेट कर रहे हैं, वो आपके वेट क्यू के अंदर सेव होते हैं, ठीक। आसान अल्फाज में कहूँ तो बेसिकली जब आपके मल्टीपल प्रोसेस, देखें हम ये बात कर रहे हैं कि मल्टीपल प्रोसेसेस सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं या मेमोरी में लोड हो सकते हैं। अब एक सिस्टम है, फर्ज कर लो आपके पास ड्यूल कोर प्रोसेसर है, ठीक है। अब अगर ड्यूल कोर प्रोसेसर है तो इसका मतलब ये है कि सेम टाइम पे दो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक कर देते हैं चार प्रोसेसेस को, P1, P2, P3, P4। अब जिस वक्त आप क्लिक करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि प्रोसेसेस का साइज और आपकी मेमोरी का साइज जो है वो इक्वल था, चारों के चारों प्रोसेस मेमोरी में लोड हो गए, ठीक है। यानी अब वो रेडी क्यू के अंदर हैं, वो रेडी हैं टू बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन क्योंकि आपका ड्यूल कोर प्रोसेसर है तो एट अ टाइम सिर्फ दो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो क्या होगा कि जो प्रोसेस 1 है और जो प्रोसेस 2 है वो उनको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा और प्रोसेस 3 और 4 मेमोरी में वेट करेंगे, रेडी स्टेट में होंगे टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर P1 एंड P2 आर एग्जीक्यूटेड। समझ में आई बात? तो बेसिकली आपके पास एक क्यू वो है कि जिसके अंदर प्रोसेसेस रेडी हैं कि उन्हें सीपीयू एलोकेट हो और वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएं, और एक क्यू वो है जो किसी आईओ इवेंट का वेट कर रहे हैं और जैसे ही उनका आईओ कंप्लीट होगा तो फिर वो रेडी क्यू में जाएंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास जैसे रेडी क्यू, अगेन क्यू का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, टेक्निकली क्यू ऐसा ही है जैसा डेटा स्ट्रक्चर में था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो प्रोसेस पहले रेडी क्यू के अंदर आएगा, इट्स नॉट अबाउट शेड्यूलिंग, लेकिन क्यू के अंदर जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले निकाला जाएगा डिपेंडिंग अपॉन जो भी वो है, और वेट क्यू के अंदर भी जो प्रोसेस आएगा फिर उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब अगर आप आ जाएं इसकी, मैं आपको प्रोसेसिंग समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे अच्छा अभी है टाइम, हम सपोज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोसेसेस हैं P1, ठीक है, P2, P3, P4, ठीक है। और सबका साइज यानी कि प्रोसेस का जो अपना साइज है वो है 50, 50, 50 और 50, ठीक है। और जो मेमोरी हमें चाहिए, वो जो मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है, उसका साइज है 200। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैंने एग्जीक्यूट करना है P1, P2, P3 और P4 को। टोटल मेमोरी मेरे पास 200 अवेलेबल है। जिस वक्त मैं इनको एग्जीक्यूट करूंगी, अच्छा, अब मैं जिस वक्त P1 को भी क्लिक कर दिया, P2 को भी क्लिक कर दिया, P3 को भी क्लिक कर दिया, P1 को क्लिक किया, 50 जो है वो मेमोरी यूज हो गई। फिर P2 को क्लिक किया, ये भी मेमोरी में लोड हो गया। P3 को क्लिक किया, मेमोरी में लोड हो गया। P4 को क्लिक किया, मेमोरी में लोड हो गया। आइडियली P1, P2, P3, P4 को मिला के मेमोरी का साइज 200 है, तो इसका मतलब है चारों प्रोसेसेस मेमोरी में लोड हो गए, ठीक है। अब वो चारों प्रोसेसेस जो हैं वो रेडी क्यू के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे सीपीयू एक है, इसका मतलब है सेम टाइम पे, यानी एक टाइम पे कोई एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो सकता है। इसका मतलब कि अभी हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस पहले आएगा हम उसी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। बाद में आप देखोगे कि सीपीयू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करता है, लेकिन फिलहाल ये रख लेते हैं कि ठीक है, P1 पहले आया था, P1 को मेमोरी वो सीपीयू एलोकेट हो गया। अब जब P1 को CPU एलोकेट हो गया तो इसका मतलब ये है कि रेडी क्यू से आपका P1 जो है वो निकल चुका है।
अब रेडी क्यू में P2, P3, P4 पड़े में, ठीक है, आपकी मेमोरी 150 यूज़ हो रही है और CPU जो है उसमें P1 जा चुका है, ठीक है। अब P1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। P1 एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। अब हो सकता है कि जिस वक्त वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ तो उसे किसी IO डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। जिस वक्त उसे IO डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी तो P1 जो है वो IO वेट क्यू में चला जाएगा, ठीक है, यानी वेटिंग क्यू में आ जाएगा। अब जब ये वेटिंग क्यू में आएगा तो रेडी क्यू से, यानी उसने CPU छोड़ दिया है, वो वेटिंग स्टेट में आ गया है, वेट क्यू में आ गया है, तो क्या होगा कि रेडी क्यू में इस वक्त आपके पास P2, P3, P4 पड़ा हुआ है, तो P2 भी रेडी क्यू से निकलेगा, ठीक है, और उसे CPU एलोकेट होगा और वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि P2 को भी ज़रूरत पड़ गई है IO डिवाइस की। अब P1 को जैसे ही IO डिवाइस फ्री होगी तो P1 को IO डिवाइस जो है वो एलोकेट हो जाएगी और P2 जो है वो IO वेट क्यू में चला जाएगा, ठीक है, और P3 जो है वो आपको उसको CPU एलोकेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि P1 और P2 जो है वो IO क्यू में जा चुके हैं, एक IO को एग्जीक्यूट करवा रहा है और दूसरा IO क्यू के अंदर है। अब जैसे ही P1 मतलब उसका IO कंप्लीट होगा वो दोबारा रेडी क्यू में आएगा, ठीक है, रेडी क्यू में आएगा और दोबारा वेट करना शुरू कर देगा। IO के बाद उसे दोबारा CPU की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, रेडी क्यू में वेट करेगा और जैसे ही P3 सपोज कर लेते हैं कि P3 एग्जीक्यूट हो रहा था, उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया, किसी वजह से वो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, या उसने कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना हुआ, या उसने कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया, ठीक है, और वो इंटरप्ट वेट क्यू में, ये बेसिकली सारा वेट क्यू ही है, ठीक है, इंटरप्ट वेट क्यू में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास सिस्टम के अंदर P1 यानी कि रेडी क्यू के अंदर P1 भी पड़ा हुआ है और P4 भी पड़ा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोग्रामिंग डन इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि P1 को अलाउ करना है, यानी जो प्रोसेस पहले से कुछ किसी स्टेट में है और वो उसको एग्जीक्यूट करवाना है, या P4 को एग्जीक्यूट करवाना है, वो इनमें से किसी एक प्रोसेस को उठाएगा और इन्हें एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। और इस तरह फिर जब ये IO कंप्लीट होगा तो P2 भी रेडी क्यू में जाएगा, ठीक है, फिर इसी तरह P3 रेडी क्यू में जाएगा, फिर P4 एग्जीक्यूट हो रहा था, सपोज कर लेते हैं कि P4 को ना IO की ज़रूरत पड़ी, ना टाइम स्लाइस एक्सपायर हुआ, ना जो है उसको चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना था और ना ही कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो P4 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिर बाकी प्रोसेसेस भी वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे और टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि ये अभी सिंगल CPU अवेलेबल था, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्वाड, अब जैसे मेरा ख्याल है मोबाइल यूज़ करते हो तो अक्सर सुना होगा क्वाड कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ठीक है, ड्यूल कोर प्रोसेसर है। दैट मीन्स कि आपके पास नंबर ऑफ CPUs यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग